तो लास्ट टाइम एन फैक्टर करा था हमने और एन फैक्टर का एक चीज बच गया था, तो वो मैं आपको आज बता देता हूँ। एन फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है विच इज डिफरेंस इन चार्ज अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डिफरेंस इन चार्ज अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, और इसका क्या मतलब, अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो मुझे O2 है, O2 का एन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो O2 किस में कन्वर्ट होगा, किस आयन में, विच आयन विल O2 कन्वर्ट इनटू एन आयन, कौन सा आयन, O2 माइनस, और बैलेंस्ड है क्या ये, यहाँ पे क्या लगा दें, चार्ज। देखो अभी भी डिफरेंस है, लेकिन हम चाहते हैं चार्ज डिफरेंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, डिफरेंस इन चार्ज। तो हमारा डिफरेंस इन चार्ज, मान लो मुझे एन फैक्टर निकालना है, किसका, एन फैक्टर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, किसका निकालना है, O2 का। तो डिफरेंस इन चार्ज कितने का है, 0 और यहाँ 4, तो डिफरेंस कितने का है, 4, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 2 2 4, तो डिफरेंस इज 4। और अपॉन एन ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो यहाँ एन फैक्टर क्या हो गया ऑक्सीजन का, 4। यहाँ पे बताओ एन फैक्टर क्या हो गया ऑक्साइड आयन का। अगर बोले ऑक्साइड आयन का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, नीति कैन यू टेल द एन फैक्टर फॉर ऑक्साइड आयन। हाँ, सो डिफरेंस इन चार्ज तो 4 हो गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना, यहाँ जो नंबर है, तो क्या आ गया एन फैक्टर। तो याद रखना, इस साइड एन फैक्टर अलग आया, इस साइड एन फैक्टर अलग आया। सो आपको रटना क्या है, बताओ क्या रटेंगे हम, ऑक्सीजन का एन फैक्टर, क्या किसका, O2 का एन फैक्टर क्या होता है, 4, ये रट लो, ये बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, और इसी तरह मुझे H2 का एन फैक्टर बताओ, हाँ 2 हो जाएगा, इमेजिन कर पा रहा, 2/1। और कोई Cl2 का एन फैक्टर 2 है ना, सबका इन तीनों, ये तीनों का आप एन फैक्टर याद रख लेना। क्या शाहरुख, ठीक है, छोटा वाला शाहरुख है, बाजीगर वाले छोटे बच्चे। आज आप सो रहे थे उधर, मेरे को बहुत नींद आ रही थी उस समय, बोला चलो कोई तो है जो उधर। आपके बैच वाले से तैयार वार होके आना पड़ता है एकदम। ठीक है, तो एन फैक्टर समझ में आ गए, कितने टाइप के फॉर्मूले हो सकते हैं, ढेर सारे अपने फॉर्मूले बता दिए। और भी एन फैक्टर के फॉर्मूले हैं, बताओ। बता दो। हाँ, आते हैं, बताते हैं। इसके अलावा लिख के रखो, कभी फ्यूचर में कहीं इस्तेमाल होंगे एन फैक्टर का फ्यूचरिस्टिक फॉर्मूला, जो हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ये इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी के नाम रूप में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी करके भी इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, 3 फॉर्मूले के फॉर्म में हम एन फैक्टर को आगे यूज करेंगे फ्यूचर में। ये क्लास 11th में भी यूज होंगे ये दोनों, और ये क्लास 12th में जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, तो एन फैक्टर की सारी बात हो चुकी है, कुछ भी अब नहीं बचा, सारे सवाल बन जाएंगे एन फैक्टर के। तो चलो आगे बढ़े, बिठा दें। सही, कितना बड़ा चैप्टर है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है चैप्टर। जेई बैच हो ना तुम, हाँ, तो जेई में क्या होता है कि बहुत सी छोटी छोटी चीजें बड़ी होती जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम है जेई। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट टू स्टडी इन जेई, बट हम ऑर्गेनाइज वे में चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। बस आपको क्लास रेगुलर अटेंड करनी है और रिवाइज करते रहना है बस।
then leave everything else to me. ठीक है. So आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस. क्या पढ़ेंगे अब नया टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं सॉल्यूशंस. मतलब उसी चैप्टर के अंदर नया टॉपिक. सॉल्यूशंस कितने टाइप के, सॉल्यूशंस क्या होते हैं भाई, कितने टाइप के होते हैं? दो कैसे? बाइनरी हो सकता है सॉल्यूशन, टर्नरी हो सकता है, क्वाटर्नरी हो सकता है ना, एंड सो ऑन. हमारे सिलेबस में ज्यादातर किस पे सवाल आएंगे? टर्नरी पे भी आ सकते हैं, पर बाइनरी ज्यादातर यूज होगा. बाइनरी मतलब मेड ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स? टू. सो ऐसा सॉल्यूशन व्हिच इज मेड ऑफ two components is called a binary solution. 3 components हो तो ternary, 4 components हो quaternary. अब component का क्या मतलब है यहाँ पे? Solute या solvent. Component मतलब solute या क्या हो गया? खुश लग रहा. Solute या solvent है ना? हाँ. ठीक है. सॉल्यूट को हम इस क्लास 12th में या 11th में, क्लास 11th में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने जेई के लिए? या तो रिप्रेजेंट करेंगे किस नंबर से? 2 से, या हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर देंगे अल्फाबेट से. और सॉल्वेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से या ए अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं आप कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने स्टैंडर्ड बना लिया है कि आप मेरे बैच में हो तो अभी हम यही यूज करेंगे. ए और बी जनरली किसी भी कंपोनेंट के लिए यूज हो सकता है. ऐसा नहीं है कि बी हमेशा इसके लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ने स्टैंडर्ड बना लिया, अब से ऐसे ही करेंगे. सामने ए और क्या लिखा है? 1 और ए. और सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब 1 और 2 है ना. तो 1 2, जब भी 1 2 लिखा हो या ए बी लिखा हो तो वो बाइनरी सॉल्यूशन. वो कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन. इजी है. तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिया. अब आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल में एंटर करते हैं कि जैसे मैं बोलूँ मेरी क्लास में क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप कैसे बताओ? मेरे मोल्स अपॉन टोटल मोल्स है ना. ये भी एक तरीका है. मेरे मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, हम सबके मोल्स है ना. एक तरीका क्या है? मेरे मोल्स अपॉन आप सबका मास केजी में है ना. और या फिर मेरे मोल्स अपॉन आप हम सबका वॉल्यूम, ये भी एक तरीका है. और बहुत से और तरीके हो सकते हैं ना. सो देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस माय कंसंट्रेशन, राइट. तो भाई खुश लग रहा हो? नहीं डिप्रेस्ड हो? अच्छा कोई बात नहीं. तो वेज टू एक्सप्रेस क्या बोलो? कंसंट्रेशन पढ़ेंगे. उससे पहले एक बात और, इसको लिखने से पहले एक बात जान लो, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं. देखो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, याद रखना, जिस सॉल्यूशन में, वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, पर मैं आपको स्टैंडर्ड अभी बना दे रहा हूं कि अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्रेटर देन या इक्वल टू 10% ऑफ सॉल्यूशन की क्वांटिटी है ना, तो हम बोलेंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड है. और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट मतलब किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट की है ना. डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट काफी ज्यादा है. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट थोड़ा डिसेंट अमाउंट में है, डाइल्यूट मतलब डिसेंट अमाउंट में नहीं है, कम अमाउंट में. कौन? सॉल्यूट. तो हम क्या लिखेंगे? जब सॉल्यूट ओवरऑल का 10% से कम हो, ओवरऑल सॉल्यूशन का 10% से कम कंट्रीब्यूट करे तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है. जैसे मान लो मैंने ये लिखा, मान लो 2 ग्राम सॉल्यूट है और किसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है. आप मुझे बताइए कैसा सॉल्यूशन है? कैसे मान लो? कितना परसेंट है ये? 2% ना. 2/100 into 100%. तो 2% मतलब लेस देन 10%. तो ये पक्का डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया ना. ये जो मैंने लिखा है 2 ग्राम इन 100 ग्राम, मान लो मैंने ऐसे लिखा होता 20 ग्राम, अब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, भले ही कम है बट है डिसेंट है. ये अब हम लोग 10% से ज्यादा हो गया ना, क्योंकि 20 ग्राम इन 100 ग्राम इज मोर देन 10%. 10 ग्राम होगा तो कॉन्सेंट्रेटिव ही होगा. तब भी कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे हम, इक्वल टू डाला हुआ है. ठीक है, ये अभी बता दिया क्योंकि आपको आगे न्यूमेरिकल्स में पता होना चाहिए, चीज यूज होगा. फिर आप कंफ्यूजन होगा डाइल्यूट का फॉर्मूला लगाएं कॉन्सेंट्रेटेड का, सबके फॉर्मूले भी अलग अलग. ठीक है, अब देखो
कुछ बुक्स में यहाँ 5% लिखा रहता है, कुछ ऑथर्स 5% लिखते हैं, मैंने आपको 10 बताया, तो हम 10 लेंगे। अब बताओ कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट समझना, ऐसे समझ लो, डाइल्यूट को ऐसे भी लिखते हैं, जब N2 बहुत कम हो किससे, N1 से। N2 N1 क्या है, मोल्स, N क्या होता है, मोल्स। सो मोल्स और सॉल्यूट बहुत कम हो जाए सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो भी क्या है, डाइल्यूट, है ना, इजी। सो देखो, अगर मैं लिखा हूं N1, इसको कैसे रीड करोगे, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 1 क्या होता है, सॉल्वेंट, बताया था। इसको रीड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और मान लो क्या लिखा है W1, इसको कैसे रीड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। कहीं लिखा है मान लो ऐसे M01, कैसे रीड करेंगे, मोलर मास ऑफ, समझ लो आप, ये देखो ना N1 क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M01 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि N क्या होता है, W by M0 होता है ना। अरे मोल्स का फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, W by M0। तो जब N1 लगा दोगे यहाँ 1 1 आ जाएगा, 2 लगाओगे तो यहाँ 2 2 आ जाएगा, है ना, बस यही ना, क्लियर हो गया। सो याद रखना ऐसी चीजें भी। अब वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं वापस। कितने तरीके हैं, पहला क्या तरीका था, मेरे मोल्स अपॉन हम सबके मोल्स, वो मेरा हिस्सा है, वो मेरा क्या हो गया, कैसे बोलेंगे इसको, अरे पिज्जा तुम लोग खाने गए, ठीक है, मान लो पिज्जा खा रहे हो तुम, इतना, तुम बताओ कितना हिस्सा खाया तुमने, 1/4। क्यों बोला, क्योंकि 1 अपॉन टोटल, है ना, 3 + 1 नीचे आया, 4 को कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 + 3, क्योंकि मैं भी इंक्लूड हुआ, यानी कि ये मैं था, मेरा हिस्सा कितना है क्लास में, मान लो 4 लोग हैं क्लास में, मैं ही हूं, तो मेरा हिस्सा कितना है, मैं अपॉन आप सब प्लस मैं, है ना, और आप सब प्लस मैं, अगर आप सब सॉल्वेंट हो और मैं सॉल्यूट हूं, तो आप सब और मैं मिलके क्या बनेंगे, सॉल्यूशन। यानी कि मेरा डेटा अपॉन सॉल्यूशन का डेटा है ना एक्चुअली में, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, क्या, या तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, या सॉल्यूट को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहला मेथड मोल फ्रैक्शन, वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन में पहला क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। नाम से ही बताओ क्या पता चल रहा है, क्या लग रहा है नाम से, मोल का फ्रैक्शन। तो मान लेते हैं कंटेनर है और इसमें N2 है और N1 है, किसके मोल से, ये सॉल्यूट के और ये किसके, तो बताओ मोल फ्रैक्शन 2 का क्या होगा, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन X2, मान लो मैं X2 बोलूं, तो कैसे लिखोगे आप, किसके मोल फ्रैक्शन है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ये तो करोगे। तो X2 क्या हो जाएगा बताओ, N2 अपॉन N1 + N2, N1 + N2 क्या है, NT भी बोल सकते हैं, NT मतलब टोटल मोल्स, ऐसे भी। और X1 क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, है ना। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, फॉर एप्लीकेबल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ओनली। ये कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, याद रखना, वेपर में भी सॉल्यूशन होते हैं, बट हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किस फेज में होने चाहिए सॉल्यूशन, लिक्विड फेज में कंपोनेंट्स होने चाहिए, सॉलिड सॉल्वेंट, या एटलीस्ट सॉल्वेंट तो लिक्विड फेज में होना ही चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। जो भी जिसके मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं सब लिक्विड सॉल्यूशन में होंगे, हाँ, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। और डाइल्यूट होता तो, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम फार्मूला बनाना चाहे कैसे बनाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन में बताओ मैंने क्या बताया था, N2 बहुत कम होगा N1 के मुकाबले, तो मान लो N1 अगर मैं मान लेता हूं 5 लाख है, कितना है बोलो, 5 लाख, और N2 कितना है 1, तो अगर मैं ऐसे लिखूं 1 अपॉन 1 + 5 लाख लिखूं, या मैं सिंपली 1 अपॉन 5 लाख लिखूं, क्या ज्यादा फर्क आएगा आंसर में, नहीं आएगा ना। यानी कि मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको इग्नोर कर सकता हूँ, यानी कि N2 को हमने जब इग्नोर किया, डिनोमिनेटर से ही करेंगे इग्नोर, तो X2 क्या आ जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, N2 अपॉन N1, है ना, N2 अपॉन N1, N2 को इग्नोर किया ये वाले, है ना, और X1 क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। ये कब लगाना है डाइल्यूट के लिए, 1 मतलब क्या हो गया, X1 की वैल्यू क्या है, 0.9 हो सकती है, 0.7 हो सकती है क्या, नहीं ना, अरे
सुनो मेरी बात, 1 के आसपास होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में x1 क्या होगा, 1 के आसपास, ठीक है ना? तो 0.99 हो सकता है, 0.98 हो सकता है, बट 0.6 नहीं हो सकता। 1 के आसपास में, क्लोज टू 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात? Yes. तो ये नोट कर लो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बता दिया, कंसंट्रेटिव के बारे में बता दिया। ठीक है, इजी। अब देखेंगे, बताओ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x1 और x2 का मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा? ऐड कर दो लेफ्ट साइड और राइट साइड को। ये देखो x1 प्लस x2 ऐड करो, क्या मिलेगा? n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 अपॉन n1 प्लस n2। एलसीएम सेम है, सो 1 आ जाएगा। 1 आएगा। तो x सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो बताओ, अगर x1 डाइल्यूट सॉल्यूशन था तो x1 किसके पास जा रहा था? डाइल्यूट सॉल्यूशन में x1 की वैल्यू किसको टेंड कर रही थी? 1 को। मतलब 0.99 कुछ होगा तो x2 बहुत छोटा आएगा ना ऑटोमेटिकली, 0.1 हो जाएगा। है ना? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में x2 कम आना भी चाहिए, ठीक है ना? क्या अब बताओ, x2 अपॉन x1 अगर मैं डिवाइड कर दूं x2 को x1 से, क्या मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, n2 by n1 मिलेगा ना, वहां डिवाइड कर दोगे तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, n1 प्लस n2 कट जाएगा, सो n2 by n1 मिल गया, है ना? तो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है, ये क्या है? रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। और ये क्या है? रेशियो ऑफ मोल्स। हमेशा बराबर आते हैं, यानी कि मोलर रेशियो, रेशियो ऑफ मोल्स मतलब क्या बोलेंगे? मोलर रेशियो और मोल फ्रैक्शन का रेशियो हमेशा सेम होंगे, रूल है, लिख लो। सो मोलर रेशियो ऑलवेज इक्वल टू मोल रेशियो, लिख लो, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये एक स्टेटमेंट बना के जेई में दे सकते हैं, व्हिच इज ट्रू अबाउट मोल फ्रैक्शन। सो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन is same as molar ratio, ratio of mole fraction is same as the ratio of moles, यानी कि molar ratio। इजी है, ठीक है। तो बिठाने जा रहे हैं, बिठा दे। अरे फिर बोल ही नहीं रहे। हाँ सर यूनिट क्या होगी मोल फ्रैक्शन की, क्या लगता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा, यूनिट डायमेंशन हो गया, हो गया ना? हाँ। तो बताओ यूनिट क्या होगी मोल फ्रैक्शन की? यूनिट नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि मोल्स, ये भी नो, न्यूमरेटर भी मोल्स है, डिनोमिनेटर भी मोल्स है ना? तो मोल्स बाय मोल्स नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कभी कोई यूनिट होती है? बताओ, मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन डज नॉट क्या डिपेंड ऑन, याद है ना? मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मान लो एक कंटेनर है, मैंने कंटेनर है उसको ऐसे बंद कर दिया ना, उसका लिड बंद कर दिया और इसको हीट किया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ी ना मोल्स अंदर से कूद के बाहर चले गए। मोल फ्रैक्शन, मोल जब सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा, है ना? तो मोल फ्रैक्शन तो अंदर सेम रहेगा नेट। अच्छा ये बताओ, मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब ऐसे ऊपर जाते हुए, ऊपर जाते हुए, वो तो मतलब हो जाएगा फिर टेम्परेचर बढ़ते हैं, एक्स बढ़ रहा है। नहीं, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन। हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर देखो बढ़ता जा रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, बट एक्स की वैल्यू फिक्स है ना? एट एवरी टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है बट एक्स की वैल्यू वही चल रही है जो पहले थी। तो इसका मतलब एक्स डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो जब भी कोई चीज किसी पर डिपेंड नहीं करती, ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, याद रखो, ठीक है? रूल है। अब देखो आगे, so mole fraction is now completed। देखे कुछ छूटा तो नहीं है? क्वेश्चन लिख लो। What is the
mole fraction of water in a solution in which mole fraction of glucose is 0.3. वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको एक आइडिया देने के लिए। क्या बोल रहा है, क्या निकालना है मुझे बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट। देखो क्या चीज है, दो चीज है। सॉल्वेंट होता है। तो वाटर इज द, पहले आप ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आप ऐसे लिख लो, वाटर 1 और ग्लूकोज 2। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो नंबर्स है वो डिफाइन कर लो, ठीक है, इजी रहेगा। अब क्या लिखे हैं, वाटर का क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, और किसका मोल फ्रैक्शन दिया है, कितना दिया है। तो कैसे निकालेंगे, x1 और x2 का सम क्या होता है 1, तो x1 निकालना है तो 1 माइनस x2 हो जाएगा। देयरफॉर x1 आ गया कितना, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये भी लोग गलत करते हैं, ठीक है, इसलिए करा दिया। अच्छा, अटेंडेंस, तुम्हारा नाम क्या है? काव्य। आदि। मतलब बताते जाओ मेरे को, ऐसे मैं दिमाग नहीं लगा रहा इस समय इसलिए। सॉरी यार। SUAD। Yes। हाँ, सही है ना? हाँ सही है। हाँ, ठीक है। अनवी, चलो बाद में लेते हैं, कितना मैं लिख के रख रहा हूँ। अभी के लिए इतने लिख के रखता हूँ, ठीक है, बाकी और लोग के बाद में सब करना पड़ता है तो। ठीक है, तो अब देखो इन लोग क्या होता है, एक भी बच्चा नहीं होता फिर भी ऐसे ऐसे देख के पढ़ा रहे हैं। आप समझ जाओ मेरी क्या लाइफ में क्या चल रहा है, यही सब हो रहा है। बिठा देना। वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया क्या? बताओ यार किस टाइप का रेशियो लिया था मैंने, 2/1 लिया था या 2/12 लिया था? 2/1 लिया था मैंने या 2/12 लिया था? मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का कैसे निकाला था, N2/N1 + N2, मतलब इस फॉर्म को लिया था ना हमने, या 1/12 है ना, ऐसे लिया था। बट विद रिस्पेक्ट टू ये तो नहीं लिया था ना सॉल्वेंट। तो गाना गा रहा हूँ, 1 2 का 4 4 2 का सही है। इसी खुशी में लिखो मोलैलिटी, मोलैलिटी। हाँ, तोतला लग रहा है। वो तो मोलैलिटी। बताओ स्मॉल m मास होता है, मोलैलिटी तो मास किससे होगा, W से, है ना। मास हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलैलिटी स्मॉल m फिक्स हो चुका है। केमिस्ट्री में जब भी स्मॉल m लिखे मतलब मैं लिखूं था, बुक्स वाले स्मॉल m भी लिख देते हैं मास को, तो आप वो वाला मैटर है, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मोलैलिटी स्मॉल m ही लिखेंगे, हमेशा ही मोलैलिटी तो स्मॉल m ही लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है बताओ मोल फ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में था, 2/12 फॉर्म में था या 1/12 फॉर्म में था? ये किस फॉर्म में होगा, 2/1, मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया ये कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन के टर्म में डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, it is the number of moles of solute present per unit mass of solvent, per unit mass of solvent in kg
क्या इन केजी लिखा है या इन ग्राम लिखा है? तो क्या ग्राम में हो सकता है कभी भी? नहीं हो सकता। सो कन्वर्ट कर दे नहीं कर सकते तो। Shit. तभी स्टार्ट ठीक है, तो बारिश पानी लिखो। अरे लिखो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। लिख हाँ, लिया? लिख लिया। ठीक है। मोलैलिटी का क्या फार्मूला बनेगा? इस डेफिनेशन से फार्मूला बताओ। न्यूमरेटर पे क्या आएगा? अबे न्यूमरेटर पे क्या है? सॉल्यूट ऑफ मोल्स क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब कैसे लिखेंगे? N2। न्यूमरेटर में N2 आ गया। यस पर यूनिट मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? मास ऑफ। मतलब क्या मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखोगे? W1। यस और ये W1 किस में होना चाहिए? सो इफ W1 इज गिवन इन kg, मतलब क्वेश्चन में अगर वो kg में दिया हुआ है या हम यूज कर रहे हैं kg में, तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे मोलैलिटी का। सर ग्राम्स में दिया जा सकता है क्वेश्चन। हाँ, अगर क्वेश्चन में नेक्स्ट वही आ रहा है, इफ W1 इज गिवन इन ग्राम्स, है ना, मान लो क्वेश्चन में, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको किस में कन्वर्ट करो? केजी में। तो कैसे करेंगे? मान लो यहाँ ग्राम में दिया होता तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करते हैं आप, तो 1000 ऊपर चला जाता। Yes. तो मोलैलिटी का जो फार्मूला उस केस में लगाओगे इनटू 1000 ऊपर में, है ना। इफ W1 इज गिवन इन ग्राम, तो ग्राम को किस में कन्वर्ट किया? केजी में। ठीक है ना। कभी भी ग्राम में नहीं लिखते हैं। मोलैलिटी के डेफिनेशन में इट इज ओनली डिफाइंड पर यूनिट केजी, नॉट ग्राम। इसको और थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं क्या? N2 को लिख सकते, हाँ क्यों करना है जानते? न्यूमेरिकल में आएगा ना। मोलैलिटी N2 क्या होता है बताओ? N2 को लिख सकते हैं W2 अपॉन M02, हाँ या ना? तो N2 की जगह क्या डाल दें? W2 अपॉन M02। तो W2 अपॉन M02, और W1 तो पहले से ही था ना। तो ये फार्मूला मिल गया कि नहीं अपने को? देख लो एक बार, सही है ना। हमने बस N2 को क्या लिख दिया? W2 अपॉन M02। ठीक है ना, इजी। तो बस ये याद रखना, क्योंकि अभी बहुत ये जितनी चीजें बता रहे हैं सब आगे पूरी 12th तक यूज होने वाली है। एंटायर दिस होल कांसेप्ट चैप्टर विल बी यूज्ड इन क्लास 12 तक। सो डू नॉट इग्नोर। ये 11th तो यूज करेंगे ये अभी 7 चैप्टर्स में, और अभी अगले 12 में पूरा यूज करेंगे फर्स्ट 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 4-5 चैप्टर। तो मतलब ये पूरे 2 साल यूज होने वाली चीज है। कुछ चैप्टर पूरे यूज होते हैं 2 साल, उनमें से एक और कांसेप्ट है, यानी कि ये स्टोइचियोमेट्री, मोलैरिटी तो। अब मुझे ये बताओ मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्मॉल m? ऐसे बोलना ठीक है। स्मॉल m की यूनिट क्या होगी बताओ? kg -1। अरे यूनिटलेस। यूनिटलेस, वाह बहुत ब्रेनलेस बोलना। ये क्या होगा? मोल्स पर केजी। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल्स, और इसकी क्या होती है? केजी। सो मोलैलिटी की यूनिट मोल्स पर केजी होगी। क्या मोल पर ग्राम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ ग्राम में था तो हमने डिवाइड बाय 1000 किया था केजी में कन्वर्ट करने के लिए। क्या मोलर लिख सकते हैं? हाँ, कभी कभार मोलर लिख देते हैं, कभी स्मॉल m लिख देते हैं। ठीक है, तो कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं लिखा है, मान लो ऐसे लिखा है 0.3 मोलर, इसका क्या मतलब है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है मोलर, तुमको कैसा साउंड कर रहा है? 0.3 मोलर मतलब 0.3 मोल्स पर केजी, या 0.3 स्मॉल m लिख दें तो भी वही बात है। सो ऑल मीन सेम थिंग। चाय आ जाए उससे, उसके बाद सब सेट है। बेटे का ही नहीं रही पता सब अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। बहुत टेंशन में, हाँ एकदम टेंशन में। बिठा दे। सो मोलैलिटी समझ में आ गया। क्या यार नीचे में देखो 1 है कि 1 2 है? 1। मैंने बताया ना 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। पिछले केस में 1 2 था नीचे मोल फ्रैक्शन में। सो दवाइयों में जो दवाई मार्केट में मिलती है उसमें बॉटल के पीछे मोलैलिटी इसी में दिया रहता है, मोल्स पर केजी में। वो कंसंट्रेशन, दवाई कितनी गाढ़ापन जो है ना पर सॉल्वेंट, वो दिया रहता है क्या? पर केजी सॉल्वेंट, किसमें? इसी यूनिट में। 0.3 मोलर लिख देंगे, पॉइंट कुछ लिख देंगे।
तो ये मार्केट पे यूज हो रहा है मोलैलिटी, ठीक है। तो इट्स नॉट कि ऐसे टाइम पास कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सब यूज होता है। बताओ, डज मोलैलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर? लिख लो नो, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। स्मॉल m डज नॉट डिपेंड ऑन तो बताओ मोलैलिटी और इसका टेम्परेचर का भी ग्राफ ऐसे ही हो जाएगा। यस बंद कर सकते, चुपना तो धीरे कर देते हैं, एकदम से करके हो करो, अभी वो ढीला है तो। ठीक है ना, और आगे देखते हैं इस पे। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन और इस पे क्वेश्चन नीट और जेईई में दोनों में आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दे रहा हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है और ये आगे यूज भी होगा। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको कैसे रीड करेंगे? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इनके बीच रिलेशन बताओ। तो क्या रिलेशन है? अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लें, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो याद रखना रिलेशन क्या हो जाएगा? x2 इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो क्या लेंगे? मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 ओनली इज x2। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुआ था, वो नहीं हुआ, ठीक है ना। ध्यान दो इधर, डाइल्यूट में क्या अंतर है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड में और डाइल्यूट में? सिर्फ डिनोमिनेटर में एक टर्म ऐड नहीं हुआ है, बाकी सब सेम है। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी देख सकते हो, x2 by x1 मैंने क्या बताया था बताओ? n2 by n1 बताया था, और n2 by n1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n2 अपॉन n1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? w1 अपॉन m01 भी, है ना। और n2 अपॉन w1 n2 m0 ऊपर आ जाएगा, है ना। और x2 by x1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x1 की जगह मैं कैसे लिख दूँ? 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और n2 by w1, और ऊपर नीचे अगर ये w1 ग्राम में है, जो कि है, तो क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मान लो मैथमेटिकली मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया? 1000 से। तो अब ये टर्म देखो, ये टर्म क्या मोलैलिटी हो गया, है ना। so m into m01 by 1000 आ गया कि नहीं? समझ में आ गई बात? सही लिखा है, देख लो एक बार। m01 by 1000, ठीक है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब मैंने तरीका बता दिया। एक और तरीका देख लो, मैं लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं मैं आपको। ये देखो, ऐसे समझ लो इसको। x2 क्या होता था ये बताओ? n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो मैं अगर ऊपर ये नीचे से अगर मैं n2 बाहर ले लूं ब्रैकेट से, तो यहाँ क्या आएगा? n1 अपॉन n2 प्लस 1। मैथ्स में तो ये होता है ना, ये कट गया, तो क्या आ गया? 1 अपॉन n1 बाई n2 प्लस 1। n1 बाई n2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ w1 अपॉन m01, है ना। और n2 को कैसे लिख सकता हूँ? w2 अपॉन m02। देख लो एक बार, सही लिखा है मैंने? सही है ना। अरे n1 को लिख दिया w1 बाई m01, और n2 को लिख दिया w2 अपॉन m02। m02 ऊपर चला गया। और मोलैलिटी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था यहाँ पे बताओ? मैंने बताया था w2 अपॉन m02 w1 into 1000 बताया था कि नहीं? तो अगर इसको रीअरेंज करें तो 1000 बाई m क्या हो जाएगा? अगर मैं m इधर ले आऊं तो इधर क्या चला जाएगा? m02 w1 बाई
W2 हाँ तो m0 टू W1 by W2 ये टर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे हाँ ये किस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1000 by m समझ में आ रही बात और अब इसको एलसीएम ले लोगे घुमा के तो यही तो आ जाएगा समझ में आया डिराइव करके दिखा दिया तो वी हैव डिराइव्ड इट आल्सो ये प्रूफ दे दिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इससे हमें अल्टीमेटली मिल जाएगा m into m01 by 1000 plus अब ये कॉपी करना है नहीं करना ये कॉपी आपके ऊपर है आप करना चाहो नहीं करना चाहो मैं डिराइव करके दे सर दिया डेरिवेशन आता तो नहीं है ना बोर्ड में अगर आप बोर्ड के लिए करना चाहो तो आ सकते हैं मतलब अपने स्कूल एग्जाम में अगर पूछ ले वैसे तो वो नहीं पूछने वाले हैं ठीक सब है पूछ रहा है तो फिर आप बताओगे जवाब हाँ ठीक है डन मेरे को फोन कर दो तो बताओ डाइल्यूट के लिए ये किसके लिए था कौन सा? डाइल्यूट के लिए ये फार्मूला से स्टार्ट किया था अरे डाइल्यूट ये लिखा था ना x2 n2 by n1 हाँ तो x2 n2 by n1 को कैसे लिख सकते हो फिर से ऐसे लिख n2 की जगह क्या डाल सकते हो आप w2 upon m02 और n1 को लिख सकते हो w1 upon m01 और यहां से देख लो फिर ये वाला टर्म देखो w2 m0 w1 m0 to w2 मतलब ये है ना ये टर्म किसके बराबर होगा उल्टा होगा m by 1000 के आया ना ये आगे देखो हमने डिराइव कर दिया ये किसके लिए डाइल्यूट के लिए ठीक है इजी सो डाइल्यूट के लिए भी डिराइव कर दिया जो वहां पे मैंने बताया और कंसंट्रेटेड के लिए भी डिराइव हो गया अब आपके ऊपर है आप लेना चाहो नहीं तो आप बस फार्मूला याद रखो ये याद रखो बस रिलेशन बस ठीक है आगे करें अब एक क्वेश्चन आता है इसमें क्या क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.3 मोलर aqueous solution of glucose आप लोग कैसे बैच में आ गए बताओ क्या होगा इसका क्या मतलब है व्हाट डज इट मीन इसका मीनिंग बताना है अच्छा अगर सवाल में सॉल्वेंट नहीं दिया है क्या बोला सॉल्वेंट नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे सॉल्वेंट को वाटर ठीक है याद रखना वाटर मान लेंगे वाटर की डेंसिटी पता है आपको डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी ठीक है ना याद रखना 1 सीसी 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml क्या है बराबर है हाँ गांव वाले होते हैं एक सीसी सीसी दे दो तो ये और 1 लीटर और 1 dm क्यूब क्या है बराबर ठीक है ना तो समझ में आ गया ये आपको रिलेशन याद रखना और वाटर की डेंसिटी याद रखनी है ये होती है या ऐसे पर ml लिख लो तो बेटर है अभी तो याद रहेगा फिर सीसी और ml तो एक ही बात अब वो इस पे वापस आ जाओ इसका क्या मतलब है 0.3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज देखो मोलैलिटी का फार्मूला क्या था बताओ व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोलैलिटी या मोलैलिटी मोल्स के बराबर कब होगी जब सॉल्वेंट कितना केजी हो जाए 1 केजी हो जाए ना भाई ये अगर फार्मूला ये केजी में है तो अगर ये डिनोमिनेटर 1 केजी ले ले तो मोलैलिटी किसके बराबर हो जाएगी मोल्स के ये तो मैथ्स है Yes. अरे A इक्वल टू B बाई C A B के बराबर कब होगा जब C1 हो जाए ये तो मैथ्स है हाँ। तो इसको अगर मैं लिखा है 0.3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बताओ सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट वाटर वाटर तो हम कैसे बोलेंगे कि 0.3 मोलर मतलब 0.3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर बोल सकते हैं तो हम इसका मतलब हुआ पॉइंट हमेशा याद रखना 0.3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट जो भी होगा इज प्रेजेंट इन 1 kg वाटर तो अगर सवाल में कभी भी अज्यूम कर रहे हो 1 kg वाटर क्या बोला क्वेश्चन में 1 kg वाटर अज्यूम कर रहे हो अगर आप या सॉल्वेंट 1 kg अज्यूम कर रहे हो तो ये पक्की बात है कि उस सॉल्यूशन के अंदर मोलैलिटी और मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम होने वाले हैं क्या बोला कि अगर W1 को 1 kg अज्यूम करोगे तो मोलैलिटी मोल्स क्या होंगे सेम होंगे ना ये तो बोला मैंने यस ठीक है सो 1 kg सॉल्यूशन वाटर में हमेशा मोलैलिटी ऑफ मोलैलिटी एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा सेम होंगे ठीक है मोलैलिटी और मोल्स बराबर होंगे कब इफ W1 इज 1 kg होना भी चाहिए ना फॉर्मूले से ये तो बोल रहा हूँ मैं आपसे
तब से तो यही चिल्ला रहा हूँ, ठीक है? तो ये नोट कर लो। है ना? नहीं नहीं तो आगे बढ़ने से पहले एक आर्गुमेंट लेते हैं यहाँ पे। बताओ एक डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? तो इसका क्या मतलब है? इसको यूनिटरी मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 ml वाटर का मास कितना है? 1 ग्राम। यानी कि एक इतना छोटा सा वॉल्यूम ले लें, 1 ml क्या मान लीजिए पानी है इसमें, तो अगर मैं क्यूब ले लें, क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम देता है ना क्यूब। एक छोटा सा क्यूब बना और इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना मान लें? 1 ml। तो इस क्यूब का मास कितना होगा? 1 ग्राम, प्रोवाइडेड ये वाटर है ना? यही तो मतलब हुआ इसका। सो देयरफॉर 1000 ml वाटर का कितना मास होगा? 1000 ग्राम। और 1000 ml को क्या बोलते हो आप? 1 लीटर। यानी कि 1 लीटर वाटर का मास कितना? 1 लीटर बोलो चाहे डीएम क्यूब भी बोल सकते हैं ना। लीटर और डीएम क्यूब एक ही बात। अरे सॉरी गलत लिख दिया। अरे 1 लीटर और 1 डीएम क्यूब बराबर होते 1000 नहीं। 1000 कर दिया आपने। क्या लाइफ बर्बाद हो गई मेरी यार। 1 लीटर और 1 डीएम क्यूब बराबर होते हैं, याद रखना। यही होता है जल्दबाज। चाय के बारे में सोचो तो यही होता है। तो ये समझ में आया? 1 तो इसका मतलब वाटर की डेंसिटी और कैसे लिख सकते हैं? 1 kg पर डीएम क्यूब भी लिख सकते थे, आया ना? यस हमने वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, मतलब इसका ये होता था। उसी तरह डेंसिटी 1 kg पर डीएम क्यूब का क्या मतलब है? यही हुआ, है ना? तो वाटर की डेंसिटी अब याद रहेगी, ठीक है? वेरी इजी। थैंक यू सो मच। इसी बात पे चाहे म्यूजिक वो भी माता है नाच में। कोई आया फाइन। कब आएगी लाइफ पे चाहे मिटा दो। इतनी बारिश हो रही है, वो कहाँ से लाएंगे चाय? हैं? बारिश तो बारिश होती तो उससे क्या होगा? चाय कैसे लाएंगे? तो बारिश के नीचे जब वो बारिश होती है तो हीरोइन बेड के नीचे नाच सकती है, तो सोचा है कि कुछ भी कुछ भी झूठ बोल रहा हूँ मैं। मैं तो नहीं देखा कैसे नाचते हैं। तो तुमने कभी पिक्चर ही नहीं देखी? तो इंग्लिश मूवीज में गाने नहीं होते। हाँ? ये मार्वल फैंस हैं, हम अपने हिंदी। नहीं, आप मार्वल देखते हो? सिर्फ मार्वल नहीं, हिंदी नहीं देखता हूँ ज्यादा। हिंदी देखते ही नहीं हो तुम कभी? ज्यादा नहीं देखता, जो अच्छे रहते वो देखता। जैसे KGF 2 कभी क्या? नेटफ्लिक्स पे देखते हो? नहीं उस पर तो सीरीज है, मूवीज का सीरीज देखते हो? आती है। हम लोग क्या क्या देख रहे हो आजकल? लगता है पेरेंट टीचर मीटिंग रखनी पड़ी। तो वो तो होती है ना सर। हाँ वो तो 3 बार होगी साल में। 3 बार एक तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। अरे तो भी जैसा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। चलो ये करते हैं, क्वेश्चन लिखो जल्दी और फिर सॉल्व करते हैं। क्या क्या? वेरी इजी क्वेश्चन। So क्या है मीटर? मोलर समझ गया। 1 m लिखा हो या मोलर एक ही बात है। क्या निकालना है बताओ? और सर नंबर एक बार रीड आउट करो। 1.7700, दूसरा है 0.1770। अरे रुको रुको लिखना है। अच्छा अच्छा लिखो लिखो। हाँ फिर सी। हाँ 0.0177 0.0177 हो गया सी।
और चौथा है 0.0344। Okay. इसीलिए तुम्हारा नहीं सिलेक्शन हुआ। तुम्हारा सिलेक्शन डी कैसे हो सकता है भाई? देख के आदमी सोचेगा वो जानबूझ के दिया है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। बट हाँ, वो कभी ज्यादा दिमाग वाले प्रोफेसर होंगे तो वो जानबूझ के देंगे क्योंकि उनको मालूम है कि ये। बट 99% इंडियन तो यही करेंगे ना मार्क, हम लोग सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ के नहीं आए होंगे वो इसी पे इस पे बैटिंग नहीं करेंगे, वो इस पे बैटिंग करेंगे। शायद सही हो जाए क्योंकि अलग दिख रहा है, लेकिन असली में इसका आंसर है सी दिया हुआ है। देखते हैं क्यों। तो बताओ स्मॉल m कितना दिया है 1 और x2 बोला क्या है, क्या निकालो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब x2 का फार्मूला क्या बताता है? m into m01 upon 1000 plus m into m01 है ना? और Yes, sir. क्या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है m01? अरे दिया है कि नहीं? बताओ सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? Water. एक्वस लिखा है ना, एक्वस मतलब वाटर ही होगा सॉल्वेंट। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। ये तो पता ही है ना? नहीं पता आपको? HOH अरे 116 तो कितना हो गया मोलर मास? अच्छा हाँ। कैसे कर रहा है? सब प्रोसेसर में टाइम लगता है, फट तब ठीक So, जंग लगी है। बट बहुत साल से पढ़ाई नहीं की तो ब्रेन में थोड़ा ठीक है, 10वीं ऐसे ही पास हो गया क्या? नहीं समझ सकता हूँ। इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है x2। 0.1 0.1 sir. 18 upon 1018 कितना है देखो? कैलकुलेटर से कर लो अभी के लिए। मैं करूं? दिमाग कोई लगाना नहीं चाहता अभी। 0.0176 मतलब वही 0.0177 आ गया, ठीक है ना? सर ऐसे तो आप ही रॉन्ग थे। मैं कैसे रॉन्ग हूँ? तो वो 176 आ रहा है ना? सीख तो क्या फ्रैक्शन नहीं सीखा तुमने? डेसिमल नहीं सीखा कभी? सिखा है बट राउंड ऑफ कहाँ से आ रहे हो? तो किधर से? फिर स्कूल से आ रहे जय सर के हो? स्कूल से आ रहे हो? किस स्कूल से? हाँ, अपने क्यों नाम ले लो? क्या? एकदम बिल्कुल स्कूल की गलती नहीं, तुम्हारी गलती है, स्कूल की भी गलती नहीं है। तुमने डेसिमल पढ़ा ही नहीं कभी। अरे डेसिमल इसने पढ़ा लेकिन इसने समझा नहीं। ठीक है ना? 101 यार ये आप इससे क्यों पूछ रहे हो? 1000 प्लस 18 कितना होता है? अरे सर वो ये बीच में ऐसे क्यों पूछ दिख ही नहीं रहा है। तो 1000 प्लस 18 के बाद तो आप कुछ भी कर। क्या ही बोल रहा हूँ। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मोलैरिटी। अब इसी का भाई बड़ा भाई, ये छोटा भाई क्या था? मोलैलिटी। छोटा भाई इसके दोस्त था। हाँ, अब बड़ा भाई है मोलैरिटी। बताओ मोलर मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तुम्हारा नाम अभी जाएगा उसमें क्या? सब मैं तुम्हें मैथ्स में निकलवाऊंगा, देखो अभी। बताओ क्या है मोलर मास? m नॉट से डिनोट करते हैं ना, तो मोलैरिटी और मोलर मास दोनों सेम नहीं। बुक्स में कैपिटल M को मोलर मास बोल देते हैं, बट वैसे मोलर मास m नॉट होगा, ठीक है, हम जो यूज करें। और मोलैरिटी कैपिटल M। तो बताओ आपको मोलैरिटी का फार्मूला क्या है? इट इज द नंबर ऑफ 2 मिनट। क्यों भाई? इट इज दिन। अरे पढ़ लो भैया, जेई बैच में, तुमको ये मजाक बैच में सर नहीं, आप वो डिक्टेट करते हो, लिखते हो ना, कंफ्यूज होते हैं। मैं पीछे था थोड़ा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बताओ मोल फ्रैक्शन किसके रेशियो में था? 2/12 था या 1/12 था ना? फिर मोलैरिटी किस में था? 2/1। और ये किस में होगा? अब 2/12 में किस में होगा? मतलब सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन होगा इस बार। अभी डेफिनेशन देखो। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बार सॉल्वेंट नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हो? तो देख सकते हो 2/12 हो गया ना ये। देखो 2/12 उस फॉर्म में है। क्यों कंफ्यूजन होता है लोगों को एग्जाम में डेफिनेशंस में कि
डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट लिखे या सॉल्वेंट, कई लोग यहाँ सॉल्वेंट लिख देते हैं, बच के रहना। क्या हो गया, नोट करो। तो मोलैरिटी का फार्मूला बताओ क्या होगा। इफ वी, बताओ क्या होगा, वॉल्यूम, इफ V12 इज इन लीटर या dm क्यूब, तो बताओ क्या फार्मूला होगा मोलैरिटी का। क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब N2 अपॉन पर यूनिट मास ऑफ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, V12, और ये V12 किस में होना चाहिए, लीटर या dm क्यूब में। ये तो क्या है डेफिनेशन, ठीक है ना। तो बस मोलैरिटी का फार्मूला मिल गया हमें। सर ये कॉन्सेंट्रेटेड इसका या डाइल्यूट, ये किसी का भी चलेगा ना, चलेगा। हाँ इसमें कोई वो नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट। इफ V1 इज इन मिलीलीटर या सीसी या सेंटीमीटर क्यूब, इन तीनों में से किसी में है, तब क्या होगा मोलैरिटी का फार्मूला बताओ। N2 अपॉन V12 इनटू 1000 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 करेंगे फिर उसमें कन्वर्ट करने के लिए लीटर में, क्योंकि हमें किस यूनिट में चाहिए, लीटर। तो मिली लीटर में दिया हो तो हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे हमेशा। सेंटीमीटर क्यूब और लीटर, मैंने बताया था ना अभी, एक सीसी, एक सेंटीमीटर क्यूब, एक मिलीलीटर एक ही बात है, और एक लीटर और एक डीएम क्यूब एक ही बात है, और एक लीटर 1000 ये मिलीलीटर लिखो चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखो चाहे सीसी के बराबर होगा, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। केवल डांस करना है क्या, ये देखो ये समझ में आया। तो इसको और थोड़ा एलैबोरेट करें, मोलैरिटी का फार्मूला और कैसे लिख सकते हैं, W2 अपॉन M02 V12 इनटू 1000। देख लो एक बार, ये किससे आया है, इससे आया है ना, क्योंकि N2 की जगह हमने क्या डाल दिया, W2 अपॉन M02। तो यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या लगता है, क्या यूनिट होगा। हाँ, मोल पर लीटर, और कोई यूनिट, मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। क्या मोल पर सीसी लिख सकते हैं, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर मिलीलीटर, ये क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, किसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी भी और कोई यूनिट हो नहीं सकती। और मोलर भी लिख देते हैं कई बार, इसको कैपिटल मोलर और या फिर कैपिटल एम लिखा होगा। तो ये सारे तरीके हैं इसके यूनिट्स लिखने के, ठीक है। Does molarity depend on temperature? Yes. Now ये पहली बार हो रहा है क्या, अभी तक जितने देखे वो डिपेंड नहीं करते थे, बट मोलारिटी क्या है, डिपेंड्स ऑन क्या, टेम्परेचर। हाउ डज इट डिपेंड, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब हाइपरबोलिक वे में। तो मतलब मोलारिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मोलारिटी क्या हो रही है, कम है ना, डिक्रीज हो रही है ना। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा लीनियर, लेकिन तरीके से नहीं गिर रही है। कैसे गिर रही है, इस टाइप से, थोड़ा एक्सपोनेंशियल टाइप गिर रही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं ग्राफ को, ऐसे है ना, मतलब लीनियर नहीं है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th में फिजिक्स में, फोर्स और एक्सलेशन का ग्राफ, मतलब एक्सलेशन और मास का ग्राफ नहीं पढ़ा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मोलैरिटी समझ में आ गई। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जब मैं बोलूं क्वेश्चन आया कि मीनिंग ऑफ 0.3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसको कैसा, इसका मीनिंग बताओ क्या होगा, कैसे रीड करेंगे। इट मींस
0.3 moles in 1 liter. 0.3 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ जो भी ऑफ, देखो मुझे नहीं पता 0.3 इसका मतलब हो गया 0.3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो पक्का ही है ग्लूकोज होगा ना, क्योंकि सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या 1 liter of water. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वाटर नहीं, एक्वा सॉल्यूशन जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ग्लूकोज प्लस वाटर। जब भी मैं सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूँ इसका मतलब हो गया ग्लूकोज एंड वाटर मिला के ना, क्योंकि 1-2 है, V1-2 लिखा हुआ है, मैंने V1 नहीं लिखा हुआ है। वहां पे क्या था, ओनली वाटर था, मास ऑफ वाटर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ग्लूकोज एंड वाटर, ठीक है, टोटल वॉल्यूम है। सो याद रखना ये बात, इसका तो इसका ये डिकोड किया हुआ है मीनिंग, तो ये नोट कर लो आप, ठीक है।